साथियों नमस्कार। भूमि पाठशाला के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य यानी सामान्य जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि बेच सकता है या उनको कोई अन्य प्रक्रिया अपनानी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे केस राजस्व न्यायालयों में लंबित रहते हैं, क्योंकि जब वो प्रक्रिया अनुपालन नहीं करते हैं तो उसको जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 157 क में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो भूमिधरी अधिकार रखता है, इस एक्ट की धारा 153 से लेकर के 157 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, यदि उनके अगेंस्ट न हो तो वह कलेक्टर की अनुमति से अपनी भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेच सकेगा। यानी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी भूमिधरी भूमि को यदि विक्रय करना है, दान करना है, बंधक रखना है या उसको पट्टा देना है, वह कलेक्टर की अनुमति से ही दे सकेगा। केवल किनको? गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को। यदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को देना चाहता है तो उसको कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो अनुसूचित जाति से भिन्न यानी सामान्य लोगों को दे रहा है तो उसको कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उसको कलेक्टर के न्यायालय में एक आवेदन करना होगा और उसमें अपनी पूरी भूमि का, जितनी भूमि उसके पास इस समय है, उसका उल्लेख करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उसके पास कुल 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि नहीं होनी चाहिए, बेचने के बाद भी और बेचने से पहले। यदि उसने विक्रय करने के लिए जितनी भूमि रखी है और वो जो है कुल भूमि से घटाने के बाद 1.26 हेक्टेयर से कम आ रही है, तो कलेक्टर के यहाँ आवेदन यदि करता भी है तो वो कलेक्टर उनको उस आवेदन को रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि कलेक्टर के लिए इस शर्त को देखना बहुत आवश्यक है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा यदि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेची जाती है तो उसके पास बेचने के बाद 1.26 हेक्टेयर भूमि शेष रहनी चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी होनी चाहिए। यदि उससे कम होता है तो कलेक्टर उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है, निरस्त कर देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है करवाता है, उसकी जांच विहित रीति से करवाई जाती है और उसके बाद यदि वो पात्रता रखता है, उपयुक्त पाया जाता है और जो कारण है वो सही पाया जाता है तो उसको वो बेचने के लिए अनुमति मिल जाती है। फिर वह अनुमति जो है जब मिलती है तो वो खतौनी में अंकना होती है, तहसील में फिर से आती है रिपोर्ट, अंकना होती है और उसके बाद वह व्यक्ति उन्हीं लोगों को बेच सकेगा जिसके लिए उसको अनुमति मिली। इस तरीके की एक प्रक्रिया होती है 157 क की। एक उसका प्रार्थना पत्र होता है जिसमें वो कलेक्टर को संबोधित करता है, उसमें अपना शपथ पत्र भी देता है और ये उल्लेख करता है कि मेरे पास कुल इतनी भूमि है, मैं इतनी भूमि बेचना चाहता हूँ, बैलेंस इतनी रहेगी। बैलेंस 1.26 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में वो ये बताता है कि ये 132 सेक्शन 132 की भूमि नहीं है, यानी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, कहीं कब्जे की नहीं है, सीलिंग की नहीं है, किसी भी न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है। उस अपना ये भी बताता है कि उसको भूमि कब मिली, कैसे मिली, ये पूरा ब्यौरा देता है। फिर उसकी जाँच की जाती है, सहायक कलेक्टर को आता है, सहायक कलेक्टर तहसीलदार से करवाता है, तहसीलदार जो है नीचे अपने ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट जांच होकर आती है और उसके बाद यदि वो उपयुक्त पाया जाता है तो रिपोर्ट भेजी जाती है। उसके बाद उसके जो है उसको आदेश करवा लिया जाता है। तो इस तरीके का एक ये होता है। साथ साथ में एक और भी है महत्वपूर्ण विषय कि इसी के साथ साथ 157 क भी है, डबल क। उसमें ये होता है कि 131 ख एक धारा है, उसमें किसी व्यक्ति को यदि वो 10 साल तक असंक्रमणीय अधिकार रखता है, 10 साल तक,
तो 10 साल के असंक्रमण अधिकार के बाद उसको जो है असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ वो प्रार्थना पत्र देता है, प्रथम श्रेणी के यहाँ यानी परगणाधिकारी के यहाँ, और परगणाधिकारी उसकी जांच करवाता है और जांच करने के बाद नोटिस देता है, सुनवाई करता है और उसके बाद एक आदेश पारित कर देता है 131 खां में। यदि 131 खां में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि मिली तो वह किन को बेचेगा? ये एक्ट में कहा गया 157 खां में कहा गया है कि वह पहले खेतीहर भूमिहीन को बेचेगा, यदि वो नहीं मिला तो सीमांत कृषक को बेचेगा, सीमांत कृषक नहीं मिला तो लघु कृषक को बेचेगा, लघु कृषक भी लेने को इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं मिल रहा है तो फिर वह अपने गांव के किसी व्यक्ति को बेचेगा। यदि गांव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो ग्राम पंचायत में नहीं है तो ग्राम पंचायत से लगा हुआ अन्य गांव उसमें बेचेगा। यदि वो भी नहीं है तो फिर शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बेच सकेगा। इस तरीके से वो इस सीरीज में बेचेगा। और शर्त 131 खां की सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जब वो उसकी असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी उसकी घोषणा कर देता है संक्रमणीय की, क्योंकि एक असंक्रमणीय को संक्रमणीय घोषित किया जाता है 131 खां में, उसका हम किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 10 साल के बाद ही वह उसको बेच सकेगा, चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो या अन्य अनुसूचित गैर अनुसूचित हो, 10 साल के बाद बेच पाएगा। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए ये कैटेगरी बना दी कि वह खेतीहर मजदूर, वो नहीं मिलेगा तो सीमांत कृषक, फिर लघु कृषक, फिर अपने गांव के किसी व्यक्ति, फिर अपने ग्राम पंचायत के, फिर जो है अपने गांव से लेकर किसी को, फिर एसटी को, इस सीरीज में ही बेचेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे 157 कौ का मसला हो, चाहे 157 कौ का मसला हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति या गैर अनुसूचित व्यक्ति क्रय विक्रय कर लेते हैं बिना कलेक्टर की परमिशन के, या जो नियम अभी बताएगी, जो विधि बताएगी उसके भिन्न कर देता है, कोई अंतरण कर लेता है, कोई किसी प्रकार सैलरी जो भी करना है उन्होंने कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, पट्टा कर दिया और वो संज्ञान में आ गया, तो उसकी रिपोर्ट जो है लेखपाल द्वारा तहसीलदार को भेजी जाएगी। तहसीलदार उपजिला असिस्टेंट कलेक्टर को देंगे। असिस्टेंट कलेक्टर उसमें धारा 166-67 के अंतर्गत राज्य में समाहित करने के लिए वाद दर्ज करवाएंगे, उन पक्षों को नोटिस भेज जाएंगे, सुनवाई होगी, उनको पक्ष रखने का मौका मिलेगा, सुनवाई होगी, बहस होगी, उसके बाद उसमें वो आदेश पारित कर दिया जाएगा। यदि उल्लंघन हुआ है, यदि उल्लंघन कर दिया गया 157 कौ का या 157 कौ का, तो वह ऐसी स्थिति में 166-67 के अंदर राज्य में समाहित हो जाएगी भूमि असिस्टेंट कलेक्टर के प्रथम श्रेणी के आदेश के बाद, और खतौनी में अंकना हो जाएगी। और वो लोग जिन्होंने ट्रांजिशन किया था वो बेचारे जो है भूमि मतलब उनसे भूमि छीन जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है नियम विरुद्ध अंतरण किया, जो या अन्य पट्टा विलेप किया या जो भी किया। तो कहने का मेरा आशा है कि जो भी व्यक्ति अपनी भूमि को क्रय विक्रय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, तो इन बातों का ध्यान रखें, वह खतौनी में पढ़ ले, देख ले कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है भूमि दरी है जिससे वो ले रहे हैं, विक्रेता है, तो विक्रेता यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो ये 157 कौ का पालन होगा। यदि उसको वो भूमि 131 खां से मिली हुई है तो उसमें 157 कौ के नियम लागू होंगे। 157 कौ की परमिशन कलेक्टर से होती है और 157 कौ की परमिशन जो है असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी या प्रगणाधिकारी से, तो वो आदेश होने जरूरी है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे वाद हमारे न्यायालयों में, राजस्व न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं, जहां लोगों ने इस तरीके से उल्लंघन किए हैं, बाद में वो संज्ञान में आए हैं। संज्ञान में आने के बाद उन पर 166-67 की कार्रवाइयाँ होती हैं और हुई हैं और राज्य में समाहित हुए हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि इन बातों को देख लेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि खतौनी में जो मैंने बताया था भाग 1 कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 6 तक, मैं सामान्य व्यक्ति का व्यक्ति था पूर्व में भूमिधरी, अब बाद में सामान्य व्यक्ति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने ले लिया और वो अंकना हो गई कॉलम 7 से 12 में। और उसके बाद फिर सामान्य व्यक्ति का आदमी खरीदने आता है, वो देखता है कि बाईं तरफ भाई ये सामान्य जाति के लोग हैं और इस तरफ वो है, तो वो क्या करता है, वो कभी ध्यान नहीं देता इस तरीके से, तो वो खरीद लेता है तो बाद में जो है वो ये मामला बन जाता है। ये भी कभी कभी होता है कि कलेक्टर के यहाँ जो परमिशन गई वो 1, 2, 3 कोई भी 1, 2, 3 या एक ही खसरा या जो भी एक से अधिक खसरे की चली गई और उनके पास भूमिधरी बहुत ज़्यादा खसरे थे और आपने देखा यार ये तो कलेक्टर की परमिशन हो रखी है, ये ध्यान नहीं दिया कि किन खसरों की हो रखी है,
ये भी देना है ध्यान कि किस खसरे की परमिशन हो रखी। अंकड़ा जिस खसरे की है उसी को बेचने की परमिशन है, बाकी को नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो इन सब बातों का हम ध्यान देंगे तो अनावश्यक उलझनों से और वादों से बच पाएंगे। और मुझे लगता है कि समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, और जो अनावश्यक प्रकार से जो होता है ज़िंदगी में, जो एक अड़चन आ जाती है, बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो सबसे हम बच पाएंगे। अगली बार हम किसी और अंक के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।